ध्यान में रखते हुए मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल राजन जी आपसे है। जी मैम। हम सबने देखा जातिगत आरक्षण की समस्या देश में है, हम सबने सुना, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब तो इसके पक्ष में हैं, आप इसके विपक्ष में हैं। आप हमें ये बताएं कि अगर ये व्यवस्था ना हो तो आपके हिसाब से कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? जी देखिए अनुष्ठा जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। मुझे लगता है कि शायद हम लोग इसी सवाल के लिए यहाँ आए थे और शायद अभी तक मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि ऐसा कोई सवाल हो जिसका जवाब देने में मुझे अच्छा भी लगे और शायद उसको सुन के कुछ लोगों पे फ़र्क भी पड़े। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1 रुपया $1 के बराबर था। मतलब हम कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे राष्ट्र के बराबर में खड़े थे। देश को आज़ाद हुए आज 73 साल बीता है। इस 73 साल में वो हमसे 300 साल आगे चले गए। हमने हर बार राजनीतिक दलों को बदला, हर बार नए पॉलिटिशियंस लाए, हर बार नई पार्टियों को मौका दिया, हर बार नई व्यवस्थाओं को मौका दिया। लेकिन इतने सारे मौके देने के बाद भी, इतनी सारी योजनाएं लाने के बाद भी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की योजनाएं लाने के बाद गरीबी वहीं बनी पड़ी है, व्यवस्थाएं वहीं चरमरा रही हैं। हम आज ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि देश के सामने, दुनिया के सामने अब भारत की क्या स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने राज किया, शासन किया, वो सारे गलत थे, जितने नेता आए वो सारे गलत थे, झूठे थे, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं इस बात को नहीं मानता। पर्सनली मैं नहीं मानता। कोई तो एक रहा होगा सही, कोई एक तो आया होगा, फिर भी व्यवस्थाएं नहीं बदली। अगर पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करके, पॉलिटिशियंस चेंज करके व्यवस्थाएं नहीं चेंज हो रही हैं तो एक बार हम अपनी जिस एग्जिस्टिंग व्यवस्था में हैं और देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है उस व्यवस्था को चेंज करके देख लें। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ जाना चाहिए उनको जिनको उसकी आवश्यकता है, ना कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों को। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, आप प्लीज़ मत बोलिएगा, 2 मिनट सिर्फ सुन लीजिएगा। है क्या, मान लीजिए हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। एक कोई किसान है, उसने एक घोड़ा पाला है और एक बैल भी पाला है। बैल और घोड़ा दोनों आवश्यकताएं हैं उसकी, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट है मैडम। बैल पूरे दिन मेहनत करके, सब चीज़ करके अनाज उगाता है और घोड़ा क्या करता है, बैठे बैठे उस अनाज को खाता है। तो हुआ क्या कि अगर बैल ये स्ट्राइक कर दे कि भाई मुझे भी घोड़ा बनाइए, तो इस व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। आपने क्या किया, बैल के पीठ पे जीन लगा दिया, उसके घोड़े की पूंछ भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, सारी व्यवस्थाएं बना दी, उसको घोड़ा बना दिया। लेकिन क्या कभी आपने उस बैल से पूछा कि भाई जब युद्ध के मैदान में जाएंगे तो तुम घोड़े जैसा दौड़ पाओगे या नहीं? आरक्षण की व्यवस्था में अगर हम जाति को प्राथमिकता दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश कमजोर हो रहा है, क्योंकि जाति के नाम पे अयोग्य लोग व्यवस्थाओं में आ रहे हैं और जब भी अयोग्य लोग व्यवस्थाओं में आएंगे व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। दूसरी तरफ मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं आपके सामने। लोग कहते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी को क्या समस्या है, इनको क्या समस्या है, उनको क्या समस्या है। मैं एक बात बताता हूं मैडम, ऐसा 2 लाइनें हैं मुझे याद आ रही हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी दिलचस्प लाइनें। किसी एक ने लिखा था कि चला जाता हूँ हंसता खेलता, मौज आए हवादिस से। हवादिस होता है तूफान। चला जाता हूँ हंसता खेलता, मौज आए हवादिस से, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। देखिए समस्या किसे नहीं है, हमें नहीं है समस्या, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमें समस्या नहीं है? हम बिजनेसमैन हैं, आज भी हम डेबिट्स में खड़े हैं। मेरे जैसे बहुत सारे व्यापारी हैं जिनका व्यापार नुकसान में चल रहा है, समस्याएं सबको हैं, लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं ना। लोग इस चीज़ का बहाना नहीं ले रहे कि नहीं भाई साहब मुझे तो दबाया गया, कुचला गया, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, मेरे साथ वो अत्याचार हुआ। उस अत्याचार का बहाना लेकर उन्होंने मेहनत करना बंद नहीं किया। क्या होगा उस देश का जिस देश में 15 करोड़ नौजवान बेरोजगार टहलते हैं?
वो सिर्फ ये कहते हो कि सरकार निकम्मी है, व्यवस्था निकम्मी है, लोग निकम्मे हैं। 15 करोड़ लोग मैडम इस देश में 2 रुपए किलो का गेहूं, 3 रुपए किलो का चावल खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? दूसरी तरफ देखिए, आज अगर एक योजना सरकार ले आती है, कोई भी जीएसटी है या सीएए है, कोई भी बिल आया, कुछ भी हुआ, तो मैं देखता हूं, मैंने एक प्रदर्शन देखा, मुझे बड़ा हंसी आई, बहुत अजीब लगा। जीएसटी का विरोध कर रहे थे किसान, उनको ट्रकों में भर के लाया गया था। क्या व्यवस्था है इस देश में भाई? अगर ऐसे लोग फ्री टहलेंगे, जिनके पास में कोई काम ही नहीं होगा, तो देश तरक्की करेगा कैसे? आप गरीबी की बात करते हैं, गरीबी कैसे दूर होगी? देखिए, जब हम आईएएस की तैयारी करते थे, हम एक मैगजीन आती थी योजना करके, गवर्नमेंट पब्लिकेशन था, उसमें गरीबी के ऊपर मैंने एक लेख पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, भारत देश में जो गरीबी है ना, उसमें सबसे ज्यादा श्रेय है कैरेक्टरिस्टिक पॉवर्टी को। जाइए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था पर। देखिए, आरक्षण, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं कहता आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिलना किसे चाहिए? गरीबों को। किसके लिए बनाया गया? वो उन लोगों के लिए बनाया गया। दलित किसे कहा गया? दलित में कुछ जातियां डाली गई जो दबे कुचले हुए थे। उस समय वो समाज में आगे नहीं आ पा रहे थे। क्यों? कारण एक ही है, गरीबी। मैं नहीं मानता कि किसी जाति के नाम पे अत्याचार होता है, ये वो डॉक्टर साहब का दुनिया भर का बाउंडर, मैं इसको कभी सही नहीं मानूंगा। होता क्या है, अत्याचार जब भी कभी होता है ना मैडम, स्टेटस के ऊपर होता है। अमीर आदमी ही गरीब आदमी पर अत्याचार करता है, सिर्फ इसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और कोई जातिगत अत्याचार, कोई जातिगत बातें, कोई जातिगत व्यवस्थाएं, ये सब दकियानूसी बातें हैं, सब बेबुनियाद बातें हैं। अब देखिए, हमें योग्य लोग चाहिए, पहली बात, और गरीबी भी दूर करना है, दूसरी बात। मेरे हिसाब से व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जितने भी गरीब लोग हैं आप उनकी कैलकुलेशन कराइए, उनकी गणना कराइए, उनको आप उनके लिए फीस फ्री कर दीजिए, उनके लिए किताबें फ्री कर दीजिए, उनको और मौके दिए जाएं, लेकिन कंपटीशन में उन्हें आना पड़ेगा। अगर वो किसी पद के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन उन्हें जीतना पड़ेगा। एक बात बताइएगा, मान लीजिए एक आरक्षण अप्लाई करता है किसी पद के लिए, तो वो पढ़ने में तेज है, तो 2 और 2 वो 4 जोड़ता है, 95% नंबर वाला लड़का है। दूसरी तरफ एक लड़का ऐसा है जो 45% वाला है, उसने 2 और 2 5 जोड़ा होगा, कभी नंबर कम है, मतलब क्वालिटी कम है ना, ये तो हम लोग सब लोग मानते हैं, बट ऑब्वियस है। तो है क्या कि जब भी कंपटीशन लड़ा जाए, आप उसको बहुत मौके दीजिए, बार बार मौका दीजिए, उसको पढ़ाइए फ्री में, किताबें फ्री दीजिए, व्यवस्थाएं फ्री दीजिए, हॉस्टल फ्री दीजिए, सब फ्री दीजिए, लेकिन उसको तब तक अपने आप की क्वालिटी इंप्रूव करने दीजिए जब तक वो 2 और 2 4 ना बोले। उससे क्या होगा? उसको उस पद की गरिमा पता होगी। आपको पता है, आरक्षण ने ऐसे ऐसे पदों पे ऐसे ऐसे लोग बैठा दिए ना, जो ना तो उस पद की इज्जत करते हैं, ना उनके अंदर उस पद के प्रति कोई गरिमा है, ना कोई उत्तरदायित्व तो समझते हैं। देश कहां जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। लेकिन विषय ये है ना कि आज क्या है, बोलना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इस स्टूडियो के माध्यम से चूंकि बातें ये हैं, समय निश्चित है, इतना ही समय बोल सकते हैं, उतने समय में मैं नहीं समझता कि मैं अपनी सारी बातें लोगों को समझा पाऊंगा। लेकिन बस एक ही बात कहूंगा कि कभी भी आरक्षण हो तो उसका आधार जाति नहीं होना चाहिए, उसका आधार स्टेटस होना चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेटस होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग जातिगत आरक्षण की बात करेंगे, जैसा डॉक्टर साहब चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण रहे, हमेशा यही रहे। देखिए, जाति की व्यवस्था 3000 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। किसी एक जाति के आदमी को, वो चाहे गरीब हो, चाहे वो 100 करोड़ का आदमी बन जाए, क्या वो अपनी जाति लिखना बंद कर देगा? क्या उसके अंदर से जाति की भावना खत्म हो जाएगी? मैं समझता हूं इस देश में जाति जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हुआ क्या, हम लोग अभी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भिलाई में थे, और भिलाई में जब शूट चल रहा था तो हमारा पूरा क्रू 20-25 दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, जिसमें एक हमारा एक्टर है, उसका नाम है शरद।
तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे से, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। हमने कभी उससे जाति नहीं पूछी कि भाई आप किस जाति के हो, मुझे पता भी नहीं था, मुझे जानना भी नहीं था, मेरे लिए आवश्यक नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना था, और जब रजिस्टर करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट काउंटर पे गए तो वहाँ नाम और नीचे जाति, और जब उसने उस फॉर्म को भरा तो मुझे पहली बार पता चला कि किस जाति का है। ये व्यवस्थाएं चला कौन रहा है? ये व्यवस्थाएं पॉलिटिशियंस चला रहे हैं। उनको जातिगत रोटी सेकनी है। जाति अगर कभी नहीं बदल सकती तो क्या जाति के आधार पर दिए हुए आरक्षण से आप कभी किसी को फीड करके उसको बाद में उसको उस व्यवस्था से निकाल सकते हैं? नहीं। ऐसे ही लोग क्या है, पूरी व्यवस्था, जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, जितना पैसा है, जितनी चीज़ें हैं जो गरीबों को जानी चाहिए, ना जाकर के जाति के नाम पे उन लोगों को चली जाती हैं जिनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, अगर आधार आर्थिक होगा, आरक्षण का अगर आधार आर्थिक होगा तो आर्थिक रूप से कमजोर आदमी आरक्षण का लाभ लेगा, और आरक्षण के लाभ से जब वो मजबूत हो जाएगा तो वो आरक्षण के कोटे से बाहर हो जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरे को मौका मिलेगा, वो बाहर हो जाएगा तो तीसरे को मौका मिलेगा। इस तरीके से एक दिन जरूर आएगा, आज नहीं तो 10 साल में, 20 साल में एक समय जरूर आएगा जब गरीबी खत्म होगी, और नहीं खत्म हुई तो कम से कम मिनिमम होगी। दूसरी बात, लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, वो खुद को गरीब नहीं कहलाना चाहेंगे। अगर कोई पूछेगा कि भैया आप, पता लगा भाई साहब हम तो आरक्षण वाले हैं, उनको इन्फीरियरिटी फील होगी, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसे जातिगत व्यवस्था रही तो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, 1-1 करोड़ की गाड़ियों पे लोग पीछे दलित लिखा के चलते हैं, मतलब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और आरक्षण का लाभ उनको जा रहा है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। देखिए समय कम है, मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोल पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बोलना है। माफ कीजिएगा सर, आपको बीच में रोक रही हूँ, हमारे पास समय की कमी है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा पे हम आगे भी बने रहेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं एक बात कहूँगा मैडम, आरक्षण ये जातिगत आरक्षण रहना चाहिए। मैं इन सारी बातों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। जातिगत आरक्षण रहेगा, निरंतर रहेगा, यही हमारी ज़रूरत है और ये हमेशा रहेगा। सुनिए डॉक्टर साहब, मैडम जाते जाते मैं भी एक बात डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा। क्या डॉक्टर साहब, इतनी बातों से भी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस मेरी बात खत्म हो गई, धन्यवाद।